वेलकम बैक टू माई चैनल। और जैसा कि मैंने आपको कहा था कि मैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 जल्दी लेकर आऊँगी, तो आज हम करेंगे क्लास 9th की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेज। और जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जाके सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मेरे चैनल में क्लास 9th के अलग अलग सब्जेक्ट्स की बहुत सारी वीडियोस बनी हुई हैं, तो आप वो भी जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल में। सो गाइस, इस चैप्टर में पीपल एज रिसोर्सेज को समझाने के लिए एफर्ट किया जा रहा है कि कोई भी कंट्री की जौन सी पॉपुलेशन होती है वो उस कंट्री के लिए एसेट है, यानी कि उसकी ताकत है, ना कि उसके लिए लाइबिलिटी, यानी कि ना कि उसके लिए कमज़ोरी है। जो पॉपुलेशन है उस कंट्री की वो उसके लिए ताकत है। गाइस, हम बढ़ती पॉपुलेशन को एक तरह से नेगेटिव साइड लेते हैं। अगर हम इसकी पॉजिटिव साइड देखें तो ये बढ़ती पॉपुलेशन हमारे डेवलपमेंट में भी काम आ सकती है। अगर पॉपुलेशन को हम एजुकेट करें, अच्छी ट्रेनिंग दें, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी दें, तो वो क्या बन जाती है? एक अच्छी ह्यूमन कैपिटल बन जाती है। ह्यूमन कैपिटल हम किसको कहते हैं? जो एक इंसान के अंदर नॉलेज हो, स्किल हो, ट्रेनिंग हो, उन सब के स्टॉक को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। जैसे एक टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सब क्या है? ह्यूमन कैपिटल के एग्जाम्पल हैं। पीपल एज रिसोर्स मतलब कि ये जो चैप्टर है एक तरीका है कि जो हमारे देश के लोगों की जो सी स्किल हैं, एबिलिटीज़ हैं, वो हमारे देश के कितने काम आ सकती हैं। आगे देखिए, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसका मतलब होता है कि हमारे देश में कितनी प्रोडक्शन हुई है गुड्स एंड सर्विसेज की, लोगों ने इसमें कितना कंट्रीब्यूट किया है, हमारे देश में कितने रुपए के इक्वल गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन हुई है। ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, अगर वो स्किल होगी, उसको वो ट्रेंड होगी, एजुकेटेड होगी, तो क्या होगा? हमारी जो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट है GNP, ये हमारा बढ़ जाएगा। और आगे देखिए, अगली लाइन में कहा गया है कि जैसे हम मिनरल्स को, फॉरेस्ट को रिसोर्स मानते हैं, वैसे ही पॉपुलेशन यानी कि ह्यूमन रिसोर्स भी एक तरह का रिसोर्स है। हम सिर्फ पॉपुलेशन के क्या देखते हैं? नेगेटिव साइड्स ही देखते हैं कि फूड यानी कि भूखमरी हो जाएगी, एजुकेशन पे ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, हेल्थ फैसिलिटीज़ पे लगाना पड़ेगा। हम इसकी पॉजिटिव साइड नहीं देख रहे कि अगर पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, अगर एजुकेट होगी, तो हमारे देश की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और GDP भी बढ़ेगी। आगे देखिए क्या कहा है, व्हेन यानी कि जब हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स यानी कि पॉपुलेशन को हम एजुकेटेड करते हैं, हेल्थ फैसिलिटीज़ देते हैं, तो क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलप होता है। देखिए, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि फिज़िकल कैपिटल फॉर्मेशन है। फिज़िकल कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होता है कि हम बिल्डिंग्स पर, रेलवेज़ पर, मेट्रो पर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर कर रहे हैं, जिससे क्या हो? हमारे देश की डेवलपमेंट हो। लेकिन साथ ही साथ हमें ह्यूमन रिसोर्स पर भी इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, जैसे कि उनकी एजुकेशन पर, हेल्थ पर, कि हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन भी हो पाए। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही हमें इन्वेस्ट ही करना चाहिए, ह्यूमन पर भी करना चाहिए। नेक्स्ट लाइन में देखिए क्या बोला है कि जैसे हम फिज़िकल कैपिटल पर इन्वेस्ट करते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ पर करते हैं, या बड़ी बड़ी MNCs होती हैं दूसरी कंट्री की, वो हमारे देश में आके इन्वेस्ट करती हैं या हम उनके देश में जाके इन्वेस्ट करते हैं, वैसे ही अगर हम ह्यूमन कैपिटल पर भी करेंगे, उनकी ट्रेनिंग पर, उनकी एजुकेशन पर, उनकी मेडिकल केयर पर, तो क्या होगा? हमें बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा रिटर्न में। और नेक्स्ट हमारे पॉइंट में क्या बोला गया है कि हाई इनकम उनकी होती है
जो कि हाईली एजुकेटेड होते हैं, मोर एजुकेटेड होते हैं। और किसके अलावा अगर जो कम एजुकेटेड होते हैं उनकी कम इनकम होती है, क्योंकि वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, उनके अंदर स्किल है, एजुकेटेड है। मतलब जो बंदा एजुकेटेड है उसकी इनकम ऑटोमेटिकली इलिटरेट इंसान से ज़्यादा ही होगी। चलिए अब हम ये बॉक्स रीड करते हैं। इंडियंस ग्रीन रेवोल्यूशन। जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया था कि अगर हमारा इनपुट, यानी इनपुट को हम एक तरह से रॉ मटेरियल भी कह सकते हैं, अगर हमारा इनपुट अच्छा होगा और प्रोडक्शन टेक्निक्स हमारी अच्छी होंगी तो क्या होगा कि हम कम लैंड में भी, कम ज़मीन पर भी हम ज़्यादा प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। हमारे देश में आईटी रेवोल्यूशन आया जो कि एक बहुत अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट स्ट्राइक था। और हमारे कंट्री में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, डिजिटल रेवोल्यूशन आया, आईटी आया, ऐसे बहुत से आएगी एग्जाम्पल सेट करते हैं कि हमारे लिए ह्यूमन कैपिटल कितनी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि गाइस इसमें दिखाया जा रहा है कि इस पिक्चर में ये डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करता है, टीचर एजुकेट करता है, जो ये इंजीनियर है वो क्या करता है, मशीनों में अपना डेवलप करता है, फ्लाईओवर्स बनवाता है, बिल्डिंग्स वगैरह। और ये जो टेलर है ये अपने कपड़े बुनने का काम कर रहा है। ये सारे क्या कर रहे हैं, जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जो ये लोग हैं सिर्फ अपनी फैमिली के लिए नहीं कमा रहे, ये दूसरों को भी सर्विस दे रहे हैं। जैसे कि एक टीचर है वो पढ़ा रहा है, वो अपने लिए तो साथ कमा ही रहा है, लेकिन वो जिसको एजुकेट कर रहा है वो आगे जाकर हमारी कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट करेगा, वो एक ह्यूमन कैपिटल बनेगा आगे जाकर। और जैसे एक डॉक्टर है वो क्या कर रहा है, अपने पेशेंट्स को ठीक कर रहा है मेडिसिन्स दे के, जिससे क्या हो रहा है, उनकी जान बचाई जा रही है। तो वो भी क्या कर रहा है, एक तरह से देश की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में मदद कर रहा है। जो हमारा ह्यूमन कैपिटल है हमें उसे सुपीरियर रखना चाहिए, उसे ऊपर रखना चाहिए फिज़िकल कैपिटल से, क्योंकि जो फिज़िकल कैपिटल है जैसे लैंड और कैपिटल वो भी तभी यूज़ में आ सकती है जब ह्यूमन रिसोर्स अच्छा हो, ह्यूमन एजुकेटेड हो, स्किल हो, ट्रेंड हो, तभी फिज़िकल कैपिटल का फ़ायदा है। नहीं तो फिज़िकल कैपिटल का भी कोई फ़ायदा नहीं है अगर ह्यूमन रिसोर्स ही हमारा अच्छा ना हो। और आगे देखिए क्या बोला है कि मैनी डिकेड्स तक, बहुत सालों तक हम इंडिया में जो पॉपुलेशन को है वो क्या समझा गया, लाइबिलिटी, यानी कि कमज़ोरी समझा गया है पॉपुलेशन को। हालांकि ऐसा नहीं है, जो पॉपुलेशन है वो हमारी कंट्री पर बर्डन नहीं है। और आगे क्या बोला गया है कि अगर हम अपनी ह्यूमन कैपिटल के अंदर इन्वेस्ट करें, जैसे कि हम उन्हें अच्छी तरह एजुकेट करें, हेल्थ फैसिलिटीज़ अच्छी करें, ट्रेनिंग दें उनको इंडस्ट्रियल सेक्टर की, एग्रीकल्चर सेक्टर की, और उनको मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ भी सिखाएं, साइंटिफिक रिसर्चेस भी सिखाएं, तो क्या होगा कि हमारी कंट्री बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगी। नीचे हमें कुछ स्टोरी दी गई है, स्टोरी ऑफ सक्कल। इसमें बताया गया है कि ह्यूमन रिसोर्स हमारी कंट्री को कैसे डेवलप कर सकता है। चलिए सक्कल की स्टोरी पढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि एक विलेज में दो दोस्त थे जिनका नाम था विलास और सक्कल। सक्कल 12 साल का एक लड़का था और उसकी माँ का नाम शीला था, जो कि अपने घर में काम करती थी, एक हाउसवाइफ थी वो। इसमें बताया गया कि उसके फादर का नाम बूटा चौधरी था, जो कि खेतों में काम किया करते थे, और सक्कल घर पर रहकर अपनी मम्मी की घर के कामों में मदद करता था। सक्कल के 2 छोटे भाई बहन भी थे, जीतू और सीतू।
शकल के अंकल भी थे जिन्होंने अभी 10th पास की थी और वो घर पे खाली बैठे थे क्योंकि उनके पास कोई जॉब नहीं थी। जो शकल के मम्मी पापा थे उन्होंने शकल को फोर्स्ड किया कि तुम पढ़ोगे और उसका एडमिशन हाई सेकेंडरी यानी कि विलेज के हाई सेकेंडरी स्कूल में करवा दिया। और उसके फादर ने उसको कहा कि तुम अपने पढ़ने पर ध्यान दो, बाकी ज़िम्मेदारी हम खुद संभाल लेंगे। तो क्या हुआ कि शकल के पापा ने उसकी स्टडी के लिए एक लोन भी लिया था। वो उसको कौन सी स्टडी करवा रहे थे? कंप्यूटर की। जो शकल था वो पढ़ने में बहुत अच्छा था और क्या हुआ, उसके कोर्स के बाद उसको एक प्राइवेट फर्म में नौकरी भी मिल गई। उसने क्या किया, एक सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया और जो शकल ने सॉफ्टवेयर बनाया था वो बहुत ज़्यादा चला और क्या हुआ, उसके बॉस ने उसको थैंक यू भी कहा और उसकी प्रोग्रेस भी हुई। और इसमें हमें क्या समझाया कि कैसे एक एजुकेशन ने जो वो फैमिली थी उसकी लाइफ बदल दी, ज़िंदगी बदल दी, उस लड़के की भी और उस फैमिली की भी। नेक्स्ट बॉक्स में हम विलास की स्टोरी पढ़ेंगे जिसमें बताया जा रहा है कि जो विलास है वो 11 साल का एक लड़का था और वो सेम यानी कि उसी विलेज में रहता था जिसमें शकल रहता था। जो उसके विलास के पापा का नाम क्या था? महेश। उसके पापा जब वो 2 साल का था तब वो गुज़र गए थे। जो उसकी मदर का नाम था गीता, वो क्या करती थी? मछली पकड़कर अपने घर का खर्चा चलाती थी। वो लैंड ओनर यानी कि जो उनसे लैंडलॉर्ड्स होते हैं उनके तालाब से मछलियाँ पकड़ कर लाती थी और मंडी में बेच देती थी। जो शकल की माँ थी वो दिन में सिर्फ 150 रुपए ही कमा पाती थी और विलास को अर्थराइटिस की बीमारी हो गई थी और उसकी मदर उसको डॉक्टर के पास भी नहीं लेके जा सकती थी क्योंकि उसके पास उतने पैसे नहीं थे। और जो विलास है वो स्कूल भी नहीं जा सकता था और वैसे भी विलास को स्टडीज़ यानी कि पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं था। जो विलास था वो क्या करता था, अपनी मदर की हेल्प करता था कुकिंग में और अपने छोटे भाई मोहन का ध्यान रखता था। और कुछ टाइम बाद उसकी मदर की भी तबीयत ख़राब होने लग गई। तो क्या हुआ, उसकी मदर घर का खर्चा नहीं चला पा रही थी, काम पर नहीं जा पा रही थी, तो विलास को उसकी मदर की जगह वही मछली पकड़ने वाला काम करना पड़ा। और जो विलास है वो भी अपनी मदर की तरह कम इनकम अर्न करता है। और इन दो केसेस में हमने क्या देखा कि एक साइड शकल है जिसमें उसके पेरेंट्स ने भी उसको सपोर्ट किया पढ़ने में और उसने अपने पेरेंट्स की और अपने छोटे भाई बहनों की लाइफ चेंज कर दी। और दूसरी साइड विलास की स्टोरी है जिसमें क्या हुआ कि उसने पढ़ाई वगैरह छोड़ दी, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं दिखाया और वो क्या करता है, अपनी मदर की तरह दिन में बहुत कम पैसे कमाता है। और इसमें हमें 2 केसेस बताए गए हैं, एक शकल और एक विलास के बारे में, कि जो शकल है वो स्कूल जाता था, पढ़ता था और जो विलास है उसको स्कूल जाना पसंद नहीं था। शकल क्या है, फिजिकली एंड हेल्थ से क्या है, स्ट्रॉन्ग है। और दूसरी साइड जो विलास है उसको कौन सी बीमारी थी, अर्थराइटिस की, और उसके पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो डॉक्टर के पास जाए और अपना इलाज करवाए। लेकिन जो शकल है उसके पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग डिग्री है, काम है और वो क्या कर सकता है, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, अच्छा अर्न कर सकता है। और दूसरी साइड जो विलास है वो अपनी फैमिली को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर सकता, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकता क्योंकि वो अपनी मदर की तरह कम पैसे ही कमाता है। और इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो शकल है उसकी क्वालिटी ऑफ लेबर बढ़ गई। जो कई सालों तक उसकी फैमिली ने उसकी पढ़ाई पर इन्वेस्ट किए थे पैसे, वो
आज उसके काम ही आ रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही उसको पैसे मिल रहे हैं, वो वेस्ट नहीं गए हैं। और जो विलास है वो क्या कर रहा है, अभी भी कम, उसने पढ़ाई नहीं की है तो वो क्या कर रहा है, कम पैसे ही कमा रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि एजुकेशन हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एजुकेशन है तो हम अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं, अच्छी पोस्ट पर। और जो शक्ल है वो सिर्फ अपने परिवार की प्रोग्रेस नहीं कर रहा, वो साथ में क्या कर रहा है, इकोनॉमी की भी प्रोग्रेस कर रहा है, उसमें भी अपना योगदान दे रहा है। इसमें क्या बोला गया है कि जो एजुकेशन है वो हमारे किसी ना किसी तरीके से काम आती ही है। जो विलास है वो एजुकेटेड नहीं था और ना ही वो हेल्दी, यानी कि ना वो अपना इलाज करा पा रहा था। तो उसने अपनी जो सारी ज़िंदगी है मछली बेचते हुए अपनी मदर की तरह निकाल दी थी। जो विलास है वो भी एक अनस्किल्ड लेबर की तरह काम करता रहा अपनी मदर की तरह, और वो अपनी फैमिली को ज़्यादा कुछ सुधार नहीं पाया, ज़्यादा कुछ मतलब उनकी हेल्प नहीं कर पाया। और गाइस, अगर हम एजुकेशन में, मेडिकल केयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है फ्यूचर में, जैसा कि हमने शक्ल के केस में देखा है ऊपर। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, वो क्या करते हैं कि लैंड और कैपिटल में पैसे इन्वेस्ट करते हैं कि कल को हमारे बच्चे के काम आएगी। अगर वो यही इन्वेस्टमेंट, यानी कि यही पैसा अगर वो हमारी एजुकेशन में, हमारी ट्रेनिंग पर खर्च करेंगे तो क्या होगा कि वो भी हमारे फ्यूचर में काम आएगी। हमें इस सब की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि हमारे पेरेंट्स को हमें कमा कर देना पड़े। अगर हम एजुकेशन अच्छी लेंगे तो हम वो चीज़ें खुद हासिल कर सकते हैं। जैसे कि हम लैंड और कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे ही हमारे पेरेंट्स को, हमारे देश को हमारी एजुकेशन, मेडिकल केयर और ट्रेनिंग पर करनी चाहिए, जिससे क्या होगा, हमारी ह्यूमन कैपिटल बढ़ेगी और हम देश में अच्छी प्रोडक्टिविटी अपनी दे पाएंगे। अगर बच्चे की एजुकेशन पर, हेल्थ पर हम इन्वेस्ट करें तो हमें क्या रिटर्न में हाई रिटर्न, यानी कि हमें हाई रिटर्न ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। वो एक अच्छी कमाई कर सकता है, अच्छी अर्निंग कर सकता है और हमारी सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन भी कर सकता है अच्छा खासा। जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों की एजुकेशन पर पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता होती है, क्योंकि वो खुद एजुकेटेड हैं। जो एजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो कॉन्शियस होते हैं अपने बच्चे की न्यूट्रिशन, डाइट पर, हाइजीन पर। वो सिर्फ अपने बच्चों को स्कूल पढ़ने के लिए नहीं भेजते, वो साथ ही साथ उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं कि अगर उनको कोई सीरियस प्रॉब्लम है या कुछ है तो वो डॉक्टर के पास लेकर जा सके। और जो उनसे इलिटरेट पीपल होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि बीमारियों के बारे में, कि कौन सी सीरियस है या कौन सी नहीं है, या हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वो बड़ी बड़ी बीमारियों को भी पहचान नहीं पाते, जिसकी वजह से क्या होता है कि बाद में जाके वो बीमारी बढ़ जाती है और फिर उसको कंट्रोल किया नहीं जा सकता। तो इसमें क्या हो गया, एक तरह की साइकिल बन चुकी है कि जो पढ़े लिखे पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं, जो उनके आने वाले बच्चे हैं वो अपने बच्चों को एजुकेट करेंगे। ये एक तरह की एक साइकिल बन गई है कि जो उनसे हमारे स्कूल में, कॉलेज में लगी हुई फ़ीस है वो हमें रिटर्न में मिलेगी जब हम बड़े होकर कमाएंगे। और यही एजुकेटेड लोग अपनी प्रोडक्टिविटी में भी पूरा हिस्सा देंगे कंट्री की प्रोडक्शन में। और जो उनसे अनएजुकेटेड पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, अपने बच्चों को भी एजुकेट नहीं कर पाते, और जो उनके बच्चों को एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता नहीं लग पाती और वो भी आगे जाकर अपने बच्चों को एजुकेट नहीं करते, तो उनकी जो उनसी जनरेशन है वो ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाती ज़्यादातर केसेस में। जो जापान जैसी एक छोटी सी कंट्री है वो आज इतनी डेवलप कैसे बन पाई है, क्योंकि उसने क्या किया है, ह्यूमन रिसोर्स पर इन्वेस्ट किया है। जो जापान में नेचुरल रिसोर्सेज नहीं हैं, वो क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज बाहर की कंट्री से इंपोर्ट करते हैं। उन्होंने क्या किया है, ह्यूमन
ह्यूमन रिसोर्स पे उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उनकी एजुकेशन पर, हेल्थ पर, इन पर इन्वेस्ट किया, जिससे क्या हुआ है कि वो कम रिसोर्सेज में ही टेक्निक्स निकाल लेते हैं। उन्होंने लैंड और कैपिटल का अच्छे से यूज़ किया, यानी कि एफिशिएंसी यूज़ किया और अपनी कंट्री को रिच और डेवलप बना दिया अपनी स्किल, अपनी समझदारी से, कम रिसोर्सेज में। जापान जैसे एक छोटे देश ने, जहाँ पर रिसोर्सेज भी नहीं है, उसने अपनी स्किल से ही अपनी कंट्री को डेवलप कर लिया। उसने ह्यूमन कैपिटल पर ज़्यादा इन्वेस्ट किया है। और दूसरी साइड जैसे अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पर रिसोर्सेज हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, ह्यूमन कैपिटल नहीं है, तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे इतना। और हमें जापान जैसी कंट्री से सीखना चाहिए कि कैसे उनके पास कम रिसोर्सेज में ही वो कितना डेवलप कर पा रहे हैं, और हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं लेकिन ह्यूमन कैपिटल की कमी है, स्किल्स की कमी है। और वो स्किल्स कहाँ से आएगी, एजुकेट होने पर। इसलिए आज की लाइफ में एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हम एजुकेटेड होंगे तभी हम अपनी फैमिली के लिए और अपने देश के लिए कुछ कर पाएंगे, उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे देश के प्रोग्रेस के लिए। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। ये चैप्टर मैं आपको 3 पार्ट्स में समझाऊंगी क्योंकि काफ़ी बड़ा है। और गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।